हर हर महादेव। लेसन नंबर 8 की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग से माफ़ी चाहूँगा। बैकग्राउंड में कुछ आवाज़ें आपको ज़रूर आ सकती हैं जिसके लिए मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। कोशिश करें इसके साथ में एडजस्ट करने का और इस वैल्यूएबल वीडियो को आखिरी तक देखने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें। कोई भी फीडबैक रहता है, कोई भी बातें रहती हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। लेसन नंबर 8, मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस। ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला हमारा कंपोनेंट है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, HRP। यहाँ पर बात हो रही है ह्यूमन एज अ रिसोर्स की, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स इसलिए शब्द यूज़ किया गया है। हम एम्प्लॉयज़ को यहाँ पर एज अ रिसोर्स लेकर के आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एम्प्लॉयज़ हमारे लिए यहाँ पर एक एसेट होते हैं और हर एक एसेट का ध्यान रखना एक ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी होती है। HRP मतलब क्या है? ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज़ अ काइंड ऑफ अ प्रोसेस जहाँ पर हम कोशिश करते हैं कि राइट पर्सन को एट द राइट टाइम, जिसके पास में राइट स्किल्स है, उसे राइट पोजीशन पे बिठाया जा सके। राइट पर्सन को राइट टाइम पे राइट स्किल्स के साथ एक राइट पोजीशन पे बिठाया जा सके। यह जो प्रोसेस है इसे हम HRP बोलेंगे, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग बोलेंगे। प्लानिंग आपके फ्यूचर से कनेक्टेड है। आप हमेशा प्लानिंग कब करते हैं? जब आप फ्यूचर में किसी प्रकार के चेंजेस चाहते हैं, तो यह एक प्रकार का फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग है। अगली बात, यह एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। एम्प्लॉयज़ आएंगे और एम्प्लॉयज़ जाएंगे। जो एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन में हैं उनके द्वारा कुछ ना कुछ डिमांड किया जाएगा, तो जो डिमांड किया जा रहा है उसे भी आपको फुलफ़िल करना है। तो यह एक प्रकार का कंटिन्यूस प्रोसेस है। अगला ऑब्जेक्टिव्स। ये 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं, अलग अलग है, आप ऊपर नीचे भी करके लिख सकते हैं। ये पूर्ण रूप से आप पे डिपेंड करता है। सबसे पहले आइडेंटिफाई एंड एसेस फ्यूचर ह्यूमन रिसोर्स नीड्स। ह्यूमन रिसोर्स के क्या नीड होंगे फ्यूचर में, उसको आप आइडेंटिफाई करेंगे, फिर एसेस करेंगे यानी इवैल्यूएट करेंगे। एनालाइज एंड इम्प्रूव अपॉन यूटिलाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग रिसोर्सेस। आप जो भी आपके पास में एग्जिस्टिंग रिसोर्सेस है उसे आप एनालाइज करेंगे और फिर आप उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, उसकी यूटिलिटी को। आज मेरे पास में 10 एम्प्लॉय है, 1 करोड़ का बिजनेस दे रहे हैं, मैं कैसे उनसे 1.5 करोड़ का बिजनेस निकाल सकता हूँ, ठीक है। कैसे मैं उन्हें एक सर्कमस्टांसेस, एक एनवायरनमेंट में एडजस्ट कर सकता हूँ जहाँ पर वो कंफर्टेबल हो सके। तीसरा है इंटीग्रेट एंड कोऑर्डिनेट ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज़। सबसे पहले तो ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज़ मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। आप सबसे पहले तो इसे क्रिएट करते हैं। जब आप ह्यूमन रिसोर्स के पॉलिसीज़ को क्रिएट करेंगे, दूसरे नंबर पर ऐसी कई सारे पॉलिसीज़ होंगी। इन सारे पॉलिसीज़ को आप कंबाइन करेंगे यानी कि इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। जैसे आपने कई बार अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में आपने पहले ज्वाइन किया हो या आप काम कर चुके हों, काम करने वाले होंगे, तो आपको सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं। वहाँ पर आपको सेट ऑफ पॉलिसीज़ देखने को मिलती है ह्यूमन रिसोर्स की, तो वो सबको इंटीग्रेट करके एक जगह पे लाया गया है। कोऑर्डिनेट ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज़। उन ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज़ के साथ में हम कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करेंगे, उनके साथ में चलने की। वो हमारे लिए एक आइडियल सिचुएशन है, उसे हमारे द्वारा प्राप्त किया जाना ज़रूरी है, तो हम उस आइडियल सिचुएशन को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। जो वहाँ पर बताया गया है उसे फुलफ़िल करने की कोशिश करेंगे, जो हमारे द्वारा ही बनाया गया है। कैटेगरीज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स 4 कैटेगरीज में से डिवाइड किया गया है। सबसे पहले है स्किल्ड, दूसरे नंबर पर है सेमी स्किल्ड एम्प्लॉय, तीसरे नंबर पर अनस्किल्ड है, चौथे नंबर पर एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होता है। जैसे हमारे पास में HR है, ट्रेनर्स हैं जो एक्सपर्ट हैं एक पर्टिकुलर फील्ड में। अगला है नीड ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस। ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत क्या है? देखिए, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस विल हैव डिफरेंट रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। इसे कैसे समझ सकते हैं? देखिए, गुड्स एंड सर्विसेज, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिए जाते हैं। दूसरा, उनके द्वारा कुछ प्रोडक्शन किया जा रहा है और उस प्रोडक्शन में कोई ना कोई टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है। तीसरा, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्शन
और साथ ही साथ में जो प्रोसेसेस उनके द्वारा फॉलो किए जा रहे हैं। तो ऐसे कई सारे पैरामीटर्स हो सकते हैं जिसमें हम बोल सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के क्या सारे डिफरेंट रिक्वायरमेंट हो सकते हैं। हर एक ऑर्गेनाइजेशन एक डिफरेंट रिक्वायरमेंट रखता है ह्यूमन रिसोर्स का। कुछ ऑर्गेनाइजेशन 1 करोड़ का बिजनेस 10 लोगों को बैठा के निकाल लेते हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशन क्योंकि उनका टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है तो वो हो सकता है सिर्फ 5 लोगों के ही रिक्वायरमेंट से उस 1 करोड़ के बिजनेस को अटेन कर जाए। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट रिक्वायरमेंट होंगे ह्यूमन रिसोर्स के। ईयर वाइज रिक्वायरमेंट हम एसेस करते हैं, एवेलुएट करते हैं कि हमारा ईयर वाइज रिक्वायरमेंट क्या होगा। यह किया जाता है अप्रेजल के जरिए, जहाँ पर हम अपने एम्प्लॉयज़ का अप्रेजल करते हैं। आगे हम इसे समझेंगे, बस इतना मैं आपको बता देने की कोशिश करता हूँ कि आप अपने एम्प्लॉयज़ के पोटेंशियल को एनालाइज करते हैं और उसके बेसिस पे ईयर वाइज रिक्वायरमेंट को समझते हैं कि कितने एम्प्लॉयज़ की आपको ज़रूरत पड़ेगी, जो वेरियस डिपार्टमेंट्स में हो सकता है या फिर आपके फंक्शनल डिविजन्स में हो सकता है, ऑपरेशंस एरियाज़ में हो सकता है। एम्प्लॉयज़ हमारे लिए एसेट है, जो हमने पहले भी समझा। देखिए, कोई भी एम्प्लॉय आपके सक्सेस और फेलियर के लिए ज़िम्मेदार होता है। एक सिवियर कंडीशन है, उस सिवियर कंडीशन को भी फेस कर जाने की जो ताकत होती है वह किसके पास में होती है? एम्प्लॉयज़ के पास में। अगर आपके एम्प्लॉयज़ डेडिकेटेड हैं, अगर आपके एम्प्लॉयज़ कमिटेड हैं, अगर आपके एम्प्लॉयज़ प्रोडक्टिव हैं, अगर आपके एम्प्लॉयज़ डिसिप्लिन्ड हैं, तो यह आपके सक्सेस को इंश्योर करेगा। और अगर यह क्वालिटीज़ नहीं हैं तो फेलियर तो तय है। इसलिए किसी भी प्रकार से ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस और फेलियर उसके एम्प्लॉयज़ पे डिपेंड करता है, जो दिखाता है कि वह सक्सेस अटेन करेगा या फेल होगा मार्केट में। अगला है प्रोडक्टिविटी एंड कॉस्ट। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आज के समय में अगर आप देखेंगे, जनरली एक सर्वे के अकॉर्डिंगली 50% एक ऑर्गेनाइजेशन का यह उतना कॉस्ट है जो पे किया जा रहा है उनकी तरफ से ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ को रिटेन रखने के लिए, उन्हें मोटिवेटेड रखने के लिए, उनसे बिजनेस निकालने के लिए। तो देखिए, कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, 50% है जो उनके द्वारा टोटल, अगर समझ लीजिए वो 100 रुपये कमा रहे हैं तो 50 रुपये उनके जा रहे हैं कॉस्ट में, वो भी एम्प्लॉय के कॉस्ट में। जनरली ऐसा देखा गया है ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो एक मेजर कॉस्ट आपके पास में क्या है? आपके एम्प्लॉयज़, आपका ह्यूमन रिसोर्स। तो उसको प्रोडक्टिवली हैंडल करना यह हमें दिखाता है कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का क्या नीड है, ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना क्यों ज़रूरी है। अगला है स्पेसिफिक इशूज़ कंसिडर्ड वाइटल। ऐसे कुछ इशूज़ हैं जिसे हम वाइटल मानते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्स को हैंडल करने के दौरान। सबसे पहले है कि क्या राइट पीपल को राइट जॉब पे बिठाया गया है। कुछ हमने ऊपर में देखा था, यहाँ पे आपने शायद देखा हो, थोड़ी देर पहले हमने सुना था, कुछ उसी प्रकार से यहाँ पे हमें बोल रहा है पॉइंट, लेकिन थोड़ा सा अलग है। क्या राइट पीपल को राइट जॉब पे बिठाया गया है, और अगर राइट जॉब पे बिठाया गया है तो क्या उसे राइट मैनर में वो परफॉर्म कर रहे हैं, और अगर नहीं कर रहे हैं तो क्या उन्हें फर्दर ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है। अब क्या सरप्लस या फिर डेफिसिट तो नहीं है वर्कफोर्स का, मतलब ज़्यादा तो नहीं है वर्कफोर्स, या तो कमी तो नहीं है वर्कफोर्स की। और अगर ज़्यादा या फिर कमी दोनों में से कुछ भी नज़र आ रहे हैं तो क्या हम उसे कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, मतलब क्या उसके लिए स्ट्रैटेजीज़ बना सकते हैं, या फिर हमारे पास क्या प्लान है। तो हमने यहाँ पर क्या समझा, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है, कैटेगरीज ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज और नीड ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज क्यों है। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। प्रोसेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। देखिए, एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, यहाँ पर इन्हें छोटे में कवर कर दिया गया है, एकदम छोटे में। ये एक्चुअली बड़ा है। अगर आप ह्यूमन रिसोर्स, अगर आपने पहले सब्जेक्ट पढ़ा हो या फिर आपने कहीं ना कहीं पढ़ा हो तो एक बड़ा टॉपिक होता है, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले है ह्यूमन रिसोर्स में प्रोसेस रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट में होता क्या है, देखिए, आप एक ऑर्गेनाइजेशन में हैं। अब इस ऑर्गेनाइजेशन में इसके जो स्टाफ है उनके कुछ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उनमें से एक है रिक्रूट करना। अब रिक्रूटमेंट के लिए वो क्या करेंगे, सबसे पहले तो वह देखेंगे जॉब एनालिसिस करके। देखिए, जॉब एनालिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम
नेचर ऑफ जॉब को समझते हैं, टाइटल ऑफ जॉब को समझते हैं, क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, क्या रिस्क इन्वॉल्व है उस जॉब को करने में, क्या सारे फंक्शंस हैं उन्हें करने पड़ेंगे, कौन सुपरवाइज़र हो सकता है, कौन सबॉर्डिनेट हो सकता है, किन डिविजन्स डिपार्टमेंट के साथ में उसे रिलेशनशिप मेंटेन करना पड़ेगा। ऐसे कई सारे पॉइंट, उन सबको जब एनालाइज किया जाता है तो वो जॉब एनालिसिस होता है। और जब जॉब एनालिसिस को आप कर लेते हैं किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन के लिए, तो उसका जो आउटकम निकलता है वो होता है जॉब डिस्क्रिप्शन। साथ ही साथ एक होता है जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब डिस्क्रिप्शन में आपके पास में ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उस पोजीशन के आते हैं। अब आपने किया क्या, जॉब एनालिसिस करके जॉब डिस्क्रिप्शन तैयार कर लिया, जॉब स्पेसिफिकेशन तैयार कर लिया। जब आपने जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन तैयार कर लिया, अब आप क्या करेंगे, उसे लेकर के जाएंगे मार्केट में। अब आप एडवर्टाइज करेंगे। यहाँ पर हम यह तो पता कर चुके होंगे कि हमें कितने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ की कितनी ज़रूरत है, और उसके हिसाब से क्या उनके जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगे, जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन के ज़रिए हम बता रहे हैं। अब कई लोग मार्केट में उसे देखेंगे, जब उसे देखेंगे तो वो अपने आप का सेल्फ एनालिसिस करेंगे अगेंस्ट दैट जॉब डिस्क्रिप्शन या स्पेसिफिकेशन। अगर उन्हें लगता है कि वह सूटेबल होंगे उस जॉब के लिए तो वहाँ अप्लाई करेंगे। तो रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस है। यहाँ पर आप ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेंट्स को लेते हैं अलग अलग एरिया से। सिलेक्शन एक नेगेटिव प्रोसेस हो सकता है। यहाँ पर आप कई सारे एप्लीकेंट्स को हटा देते हैं और कुछ ही एप्लीकेंट्स को रखते हैं फर्दर प्रोसेसेस के लिए। एलिमिनेशन राउंड्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अब 10 की ज़रूरत है, 100 लोगों ने अप्लाई किया है, तो आप 90 को हटाएंगे, 10 को आगे भेजेंगे या 20 को 30 को आगे भेजेंगे फर्दर प्रोसेसेस के लिए। यहाँ पर इंटरनल एंड एक्सटर्नल कैंडिडेट्स दोनों को मौका दिया जाता है। देखिए, इंटरनल एम्प्लॉयज़ को अगर आप मौका देते हैं किसी भी पोजीशन के लिए तो वो आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि वह ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानते हैं, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उन्हें मालूम है कैसे परफॉर्म किए जाते हैं। तो अगर हम उन्हें मौका दें तो हमारे लिए एक बेहतर ऑप्शन होगा। साथ ही साथ में एक्सटर्नल कैंडिडेट्स के पास हम तब जा सकते हैं जब हमें नज़र आ रहा है कि हमारे पास में इंटरनल कैंडिडेट्स उस रिक्विजिट स्किल्स को ऑक्यूपाई करके नहीं रख पाए हैं, या फिर उनके पास में वो स्किल्स या फिर वो एक्सपीरियंस नहीं है, एक्सपर्टीज़ नहीं है उस पर्टिकुलर काम को हैंडल करने के लिए। तो इंटरनल और एक्सटर्नल कैंडिडेट्स दोनों को किसी पर्टिकुलर रोल के लिए जो है अपॉर्चुनिटी दिया जा सकता है अप्लाई करने के लिए। जो कैंडिडेट्स सेटिस्फाई करेंगे कंडीशंस को, वहाँ अपॉइंट कर लिए जाएंगे। वो कंडीशन हो सकता है कि हम उनका इंटरव्यू करवाएं, एप्टीट्यूड टेस्ट करवाएं, एबिलिटी टेस्ट करवाएं, जनरल नॉलेज टेस्ट करवाएं, टेक्निकल एबिलिटी टेस्ट करवाएं, ऐसे कई सारे प्रोसेसेस। अगला है इंट्रोडक्शन। इंट्रोड्यूसिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन। देखिए क्या होता है, सबसे पहले आपने रिक्रूटमेंट किया, बहुत सारे एप्लीकेंट आ गए आपके पास में। अब आपने एक फ़िल्टर लगाया और कुछ ही एप्लीकेंट को आगे लिया। जब आपने इन्हें आगे लिया सिलेक्शन प्रोसेस के ज़रिए, तो आप मान लीजिए कि आपने एक ही कैंडिडेट को चूज़ किया। अब इस एक ही कैंडिडेट के लिए आपने इंडक्शन रखवाया। जनरली कई सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं जिनके लिए इंडक्शन रखवाया जाता है, एक के लिए नहीं, बस आपको उदाहरण के लिए मैं समझा रहा हूँ। इंडक्शन होता है। अब इंडक्शन में क्या होता है, आप एक प्रकार से समझिए कि उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ में कंफर्टेबल कराने की कोशिश की जाती है। एक परसेप्शन होगा उसका उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में दिमाग में, और उस परसेप्शन को रीस्ट्रक्चर करना और उसे इम्प्रूव करने का काम यहाँ पे किया जाता है। कोशिश किया जाता है कि वह उस ऑर्गेनाइजेशन को एक पॉजिटिव नज़र से देखे। अगली बात, जो ऑर्गेनाइजेशन में उसके द्वारा किस लोकेशन पे किस प्रकार का काम, क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ड्यूटीज़ परफॉर्म किए जाएंगे, उसके बारे में बताया जाता है। एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ के साथ में उन्हें मिलाया जाता है, और हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन की बैक स्टोरी के बारे में बताया जाए, जो उन्हें और ज़्यादा उसके साथ में कनेक्टेड फील कराए, उस ऑर्गेनाइजेशन में अपने कंट्रीब्यूशन को एक ज़रूरी चीज़ समझे। तो यह सारे काम हम इंडक्शन में करवाएंगे। इंडक्शन हो गया, ऑर्गेनाइजेशन में वह एंटर कर चुका है, वो ऑर्गेनाइजेशन में है।
अब ऑर्गेनाइजेशनल एस्पेक्ट आ जाएंगे हमारे सामने में। ऑर्गेनाइजेशन में हम प्रमोशन के बारे में सोचेंगे। हम उस ऑर्गेनाइजेशन में कुछ समय तक काम कर चुके हैं, अब हमारे लिए ज़रूरी है कि हम एक पोजीशन को अटेन करें जो हायर है एज़ कम्पेयर टू जो हम अभी पोजीशन पे बैठे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूरी है कि वह प्रमोशनल पॉलिसीज़ को फ्रेम करे, क्रिएट करे। इस प्रमोशनल पॉलिसीज़ में होता क्या है, प्री डिज़ाइंड पैरामीटर्स होते हैं जिसको कोई एम्प्लॉय अटेन कर जाता है तो हम समझ लेते हैं कि वह प्रमोशन के लिए बेहतर है। हम यह करते कैसे, अप्रेजल के ज़रिए। अप्रेजल जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे अच्छे डिटेल में। अप्रेजल में हम करते क्या है, हम एवेल्युएट करते हैं एम्प्लॉय को। एवेल्युएट करना हमारे लिए ज़रूरी होता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, उसके पोटेंशियल को समझने की कोशिश करेंगे, उसकी कैपेबिलिटीज़ को समझेंगे, उसके स्ट्रेंथ को समझेंगे। और जब हम उसके स्ट्रेंथ और कैपेबिलिटीज़ को समझ चुके होंगे तो उसके हिसाब से हम डिसीजन लेंगे कि क्या हमें उसे उस पोजीशन पे बिठाना चाहिए कि नहीं बिठाना चाहिए। अगला है हमारे लिए एग्ज़िट। अब समझ लीजिए कि आपने एक पोजीशन उसे ऑफ़र कर दिया। अगला आपके लिए ज़रूरी है कि आप एग्ज़िट के बारे में सोचें। देखिए, एग्ज़िट दो कंडीशंस में हो सकती हैं। सबसे पहला कंडीशन हो सकता है कंप्लीशन ऑफ सर्विस। अब ऐसा हो सकता है, अब देखिए आपने किया क्या था, सबसे पहले आप रिक्रूट हुए थे, मतलब आप एक इनिशियल प्रोसेस में थे जहाँ पर आप एक एप्लीकेंट थे, यहाँ पर भी आप एप्लीकेंट थे, यहाँ पर आप एम्प्लॉय बन चुके थे। ऑर्गेनाइजेशन में प्रमोशनल बेनिफिट्स और अदर जो बेनिफिट्स हैं उन्हें प्राप्त करने की कोशिश कर रहे थे। अब आपने एक समय सीमा जो है वह तय कर लिया है ऑर्गेनाइजेशन में। अब कंप्लीशन ऑफ सर्विस हो चुका है, आप रिटायरमेंट के समय पे आ चुके हैं, तो आप एग्जिट कर सकते हैं। तो यहाँ आपके लिए क्या है, एक ऑर्डिनरी सिचुएशन है। ऑर्डिनरी सिचुएशन शॉर्ट में लिख रहा हूँ, एक ऑर्डिनरी सिचुएशन है। लेकिन कई बार एग्जिट एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन के लिए भी हो सकता है। पहला ऑर्डिनरी सिचुएशन जहाँ पर आप नॉर्मली रिटायर हो रहे हैं, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन हमारे लिए थोड़े खतरनाक हो सकते हैं। सबसे पहले अनअवॉइडेबल रीज़न और अवॉइडेबल रीजंस में हम इसे तोड़ते हैं। अनअवॉइडेबल रीजंस यानी कि बीमार है काफ़ी समय से, या फिर करियर डेवलपमेंट के लिए वो चाहता है कि हो सकता है किसी कोर्स को करना चाहता है, किसी और कंट्री में शिफ्ट होकर के वहाँ पे डिग्री प्राप्त करना चाहता है, मास्टर्स, पीएचडी, एमबीए, किसी और प्रकार की डिग्री को प्राप्त करना चाहता है। कोई भी कारण हो सकता है जिसे हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं, तो अनअवॉइडेबल रीजंस है। अवॉइडेबल रीजंस, जॉब डिससेटिस्फैक्शन हो सकता है, उसका ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्फ्लिक्ट हो, तो ऐसे कंडीशंस हमारे लिए अवॉइडेबल रीजंस है, क्योंकि हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, कुछ इसमें हम सेटलमेंट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे कुछ प्रोसेसेस को समझ लिया है। चलिए अगले पेज पे चलते हैं। सबसे पहले है परफॉर्मेंस अप्रेजल, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले से। परफॉर्मेंस अप्रेजल दो प्रकार में डिवाइड हो सकते हैं। सबसे पहले है सेल्फ अप्रेजल और दूसरा है अप्रेजल बाय रिपोर्टिंग अथॉरिटी। सेल्फ अप्रेजल जो जनरली टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा किया जाता है, वो खुद को ही अप्रेज करते हैं, अपने पोटेंशियल को एसेस करते हैं। और दूसरा होता है जो जनरली सबके लिए लागू किया जाता है, वो होता है रिपोर्टिंग अथॉरिटी के द्वारा अप्रेजल करना। हम समझ लीजिए एक एग्जीक्यूटिव हैं, हमारे ऊपर में बैठा एक रिपोर्टिंग अथॉरिटी होगा, जो हमारा मैनेजर हो सकता है या फिर हमारा टीम लीडर हो सकता है। तो इनके द्वारा हमें अप्रेज किया जाता है, इनके द्वारा हमें एवेल्युएट किया जाता है। तो अप्रेजल होता कैसे है? सबसे पहले एक अप्रेजल फॉर्म होगा जो आप फिलअप करेंगे। जब आप अप्रेजल फॉर्म को फिलअप कर चुके होंगे तो अप्रेजल इंटरव्यू होगा, और जब आप अप्रेजल इंटरव्यू आप देखेंगे उसके बाद में होगा डिस्कस विद एम्प्लॉयज़। सबसे पहले आपने फॉर्म फिलअप किया, उसके बिहाफ पे आपका इंटरव्यू हुआ है, और लास्ट में आपका जो भी आउटकम उसका निकला उस इंटरव्यू का, वो आपके साथ में डिस्कस किया जा रहा है यहाँ पर। देखिए, अप्रेजल में आपका जो भी आउटकम हो सकता है, जो अप्रेजल इंटरव्यू के दौरान में निकल रहा है, यह गुड
या फिर बैड, दोनों हो सकता है। अगर यह गुड है मतलब आप जो आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है उस प्रकार का अगर आप परफॉर्मेंस दे रहे हैं या फिर उससे ज़्यादा दे रहे हैं, तो हो सकता है कि हम कुछ एक्स्ट्रा बोनस आपको दे दें, इंसेंटिव आपको दे दें, या कुछ और तरह के मॉनेटरी या नॉन मॉनेटरी बेनिफिट दें। और अगर आपका परफॉर्मेंस बैड है, मतलब जो सेट स्टैंडर्ड्स हैं और जो आपका परफॉर्मेंस है यहाँ पर आपको कुछ लैग नज़र आ रहा है, तो ऐसे कंडीशन में हम इम्प्रूवमेंट की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। हम उन्हें बता सकते हैं कि आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, जो डिफिशिएंसीज़ हैं उन्हें कैसे ओवरकम किया जा सकता है। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि परफॉर्मेंस अप्रेजल का अर्थ है आइडेंटिफाइंग द पोटेंशियल ऑफ एम्प्लॉय। हम समझने का प्रयास करते हैं कि जो एम्प्लॉय है उसके स्ट्रेंथ क्या है, उसके कैपेबिलिटीज़ क्या है। अगर हमें नज़र आता है कि उसके स्ट्रेंथ और कैपेबिलिटीज़ उस हिसाब से हैं जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था, तो हम उसे एक हायर पोजीशन दे सकते हैं जहाँ पर उसे हायर पर्क मिलेगा, हायर मॉनेटरी बेनिफिट्स हो सकते हैं, बेहतर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो सकता है, कई सारी चीज़ें हो सकती हैं। पोटेंशियल ऑफ एम्प्लॉयज़ में हम स्ट्रेंथ और कैपेबिलिटीज़ को जानने का प्रयास करते हैं, जैसे हम डिसाइड करते हैं कि उसे एक अपर पोजीशन दिया जा सकता है कि नहीं दिया जा सकता है आने वाले समय में। ट्रेनिंग, ये शब्द आपने बहुत बार सुना होगा। सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। 1990s के बाद में हमने देखा था ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन काफ़ी तेज़ी से हुआ, जिसकी वजह से कई सारे ऑर्गेनाइजेशन, मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हमें नज़र आए मार्केट में। अब जब मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आए तो उन्होंने कम्पीट करने की कोशिश किया विद द अदर ऑर्गेनाइजेशन दैट आर देयर इन द मार्केट। तो इससे क्या हो रहा है, कंपटीशन वहाँ पे जो है क्रिएट हो रहा है, और ज़्यादा सेवियर कंपटीशन, आपको फियर से कंपटीशन देखने को मिल रहा है। जब ऐसा फियर से कंपटीशन आएगा, टक्कर होगी ज़बरदस्त, तो ऐसे सिचुएशन में हम अपने एम्प्लॉयज़ को तैयार करेंगे, उन्हें रेडी करेंगे। और हम अपने एम्प्लॉयज़ को रेडी कैसे कर सकते हैं? बाय गिविंग ट्रेनिंग। देखिए, ट्रेनिंग हमारे लिए एक बहुत बढ़िया हथियार हो सकता है, जो हमें अभी और आने वाले जो भी सिचुएशंस होंगे उससे बचा सकता है, उसके लिए रेडी रख सकता है। ट्रेनिंग दो प्रकार के होते हैं, एक रिएक्टिव रोल होता है और एक प्रोएक्टिव रोल होता है। रिएक्टिव रोल यानी कि जहाँ पर एक सीनियर मैनेजर है, उस सीनियर मैनेजर ने बोला कि मेरे को जो है कुछ इस प्रकार के एक्सपर्टीज़ चाहिए अपने एम्प्लॉयज़ में, सबॉर्डिनेट्स में, तो ये रिएक्टिव रोल होगा। प्रोएक्टिव, जहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन आपके लिए सोच रहा है, ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर के बारे में सोच रहा है और उसके हिसाब से आपके लिए जो है डिसाइड कर रहा है कि किस प्रकार की आपको टेक्नोलॉजी या फिर किस प्रकार की मैनेजरियल कॉम्पिटेंसीज सिखाना चाहिए, बताना चाहिए। अगला है टाइप्स। टाइप्स में कई सारे प्रकार हो सकते हैं। सबसे पहले है इंडक्शन ट्रेनिंग, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, फंक्शनल ट्रेनिंग, बिहेवियरल ट्रेनिंग, टेक्निकल स्किल इम्प्रूवमेंट ट्रेनिंग, मैनेजरियल स्किल इम्प्रूवमेंट ट्रेनिंग, क्वालिटी सर्कल, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, TQM। तो अलग अलग प्रकार की ट्रेनिंग, अगर आप इनके नाम याद रख सकते हैं तो आपके लिए काफ़ी बेहतर है। आप कुछ यहाँ पर इनके बारे में लिख पाएंगे। नाम से ही आप समझ सकते हैं कि हर एक प्रकार का ट्रेनिंग किस काम के लिए हो सकता है। वेजेस एंड रेम्यूनरेशंस, देखिए सैलरी देना ज़रूरी है, नहीं सैलरी देंगे एम्प्लॉय भाग जाएगा। कोई भी किसी भी एम्प्लॉयर के लिए काम क्यों कर रहा है? पैसे के लिए तो काम कर रहा है। तो वेजेस एंड रेम्यूनरेशंस को डिसाइड करना किसी भी ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी में ज़रूरी है। तो वेजेस एंड रेम्यूनरेशंस में हम मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी बेनिफिट दोनों के बारे में बात करते हैं, ठीक है। मॉनेटरी रिवॉर्ड्स क्या हो सकते हैं? यह डिपेंड करते हैं, मॉनेटरी रिवॉर्ड्स यानी जहाँ पर आपको डायरेक्टली पे किया जा रहा है एक प्रकार से, या फिर आपको कैश हाथ में मिल रहा है, या फिर आप मनी को अपने आंखों के सामने में देख पा रहे हैं। यह डिसाइड किया जा रहा है आपकी एजुकेशन के ऊपर में, किस प्रकार का स्किल है आप में, किस प्रकार का रिस्क इन्वॉल्व है जो आप काम कर रहे हैं, क्या एक्सपीरियंस आपने रखा है।
साथ ही साथ कई और फैक्टर्स जो आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं मॉनेटरी रिवॉर्ड्स को डिसाइड करने के लिए किसी भी एम्प्लॉय के लिए। अगला है अट्रैक्ट एंड रिटेन ह्यूमन रिसोर्स। हम वेजेस या फिर रेम्युनरेशंस के रिगार्डिंग में कोई भी पॉलिसी क्यों बनाते हैं? सबसे पहली बात तो अगर मान लीजिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, वह 20 लाख का पैकेज दे रहा है, बहुत बड़ा पैकेज है। अब यह 20 लाख का पैकेज दे रहा है तो ये हो क्या रहा है, मार्केट में एक इमेज क्रिएट हो रहा है कि यह जो एम्प्लॉयर है ये बहुत बढ़िया पैकेज दे रहा है। तो इसकी वजह से ह्यूमन रिसोर्स को ये अट्रैक्ट कर रहा है। इसके पास में बिना एडवर्टाइजमेंट के भी कई सारे एप्लीकेंट आएंगे। तो ऐसे कंडीशन में इसके लिए तो बढ़िया है सिचुएशन, उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बढ़िया है, क्योंकि उसे पैसे नहीं खर्च करने पड़ेंगे, उसका कॉस्ट बच रहा है। दूसरी बात, रिटेन करने के लिए ह्यूमन रिसोर्स को। अब आपके पास में ह्यूमन रिसोर्स है, आप उसे सैलरी दे रहे हैं, एक प्रकार से गाड़ी में फ्यूल डालने के समान है। गाड़ी है, चल रहा है, महीने के स्टार्टिंग में आपने फ्यूल डाला, मान लीजिए महीने के आखिरी में आते आते ख़त्म होने लगा, फिर आपने उसमें फ्यूल डाला। जब ख़त्म होने लगता है तो गाड़ी थोड़ी बढ़िया तरीके से नहीं चलती है, हो सकता है आपको चौक में डालना पड़ जाए, या फिर आप 3-4 बार किक मारे तो फिर वो जा कर के चालू हो रही है, गाड़ी को आपको लेफ़्ट राइट करना पड़ रहा है। उसी प्रकार से हमारे एम्प्लॉय भी है। स्टार्टिंग के महीने के स्टार्टिंग में आपने सैलरी दे दी, एंड आते आते उसकी सैलरी ख़त्म होने लगी। अब दुविधा में एम्प्लॉय, लेकिन जैसे ही महीने के आखिरी में या फिर महीने के स्टार्टिंग में उसे सैलरी मिल जाती है तो वह रिटेन रह जाता है, वह अच्छा समझता है, बेहतर उसे लगता है कि मैं जो काम कर रहा हूँ उसे सराहा जा रहा है एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो उस एम्प्लॉय को रिटेन करने के लिए ज़रूरी है मेंटेन इंडस्ट्रियल पीस। जो आपका प्रॉफिट हो रहा है एज एन ऑर्गेनाइजेशन, आपका ये प्रॉफिट है, तो इस प्रॉफिट का जो शेयर है यह एम्प्लॉयज़ के साथ में शेयर करना ज़रूरी है, तभी आप इंडस्ट्रियल पीस को मेंटेन कर सकते हैं। वरना कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाएगा। समझ रहे हैं, आप पैसे कमाए जा रहे हैं और एम्प्लॉय को कुछ पैसा नहीं दे रहे हैं, समस्या है। रिवॉर्ड फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस आपने बहुत बढ़िया किया तो उसके बेसिस पे भी, और ऐसे कई अन्य फैक्टर्स हो सकते हैं। इन सबको मैं एक प्रकार से फैक्टर्स बोलूँगा जो वेजेस और रेम्युनरेशन से रिलेटेड है, क्यों दिए जाते हैं। ठीक है, अगला और आखिरी पॉइंट हमारा यहाँ पे आता है, जो हमने प्रोसेसेस समझ रहे थे उनमें, वो है इंडस्ट्रियल रिलेशंस। इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप होता है जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में होता है। यह फॉर्म कब होता है? जिस प्रकार का आप उस एम्प्लॉय का जो कंडीशन होगा जॉब का, जो टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे उस जॉब के, टाइटल ऑफ जॉब होगा और ऐसे अन्य फैक्टर्स जो भी हो सकता है, मॉनेटरी बेनिफिट्स, नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स, जो भी आप अपने एम्प्लॉय को दे रहे हैं, वह एक प्रकार का रिलेशनशिप आपके और आपके एम्प्लॉय के बीच में क्रिएट कर रहा है। तो यही हमारे लिए इंडस्ट्रियल रिलेशन है। अब कई बार जो हमारा रिलेशन है यह टार्निश कर दिया जाता है कुछ लोगों के द्वारा। इस रिलेशनशिप को ख़राब करने की कोशिश की जाती है। यह किन के द्वारा किया जा सकता है? ट्रेड यूनियन के द्वारा, इंटरनल वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप्स के द्वारा। तो ऐसे सिचुएशंस को हम अवॉइड कैसे कर सकते हैं? हमें अपने इमेज को बेहतर बनाए रखना है अपने एम्प्लॉयज़ के सामने, तभी वो हमारे साथ में टिके रहेंगे। तो इसके लिए हम अपने डिसीजन मेकिंग को ट्रांसपेरेंट बना सकते हैं। पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट रखें। मान लीजिए कि आप कोई डिसीजन लेने जा रहे हैं कि यार हमें 50 लाख का बिज़नेस करना है इस महीने, लेकिन एक बार मैं एम्प्लॉय से भी पूछ लूँ कि उनका क्या कहना है। वो बोलेंगे सर 50 ज़्यादा हो जाएगा, 45 लाख का सही रहेगा बिज़नेस, और इतना हम लोग निकाल के आपको पक्का दे देंगे इस महीने के आखिरी में। तो पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट, यहाँ पे एम्प्लॉयर दोनों के बीच में कम्युनिकेशन है, या फिर मैनेजर और उसके सबॉर्डिनेट के बीच में कम्युनिकेशन बना हुआ है, तो वैसा आप रख सकते हैं। फ्री कम्युनिकेशन है, एम्प्लॉय आपके सामने में, जो मैनेजर है उसके सामने में भी खड़ा हो सकता है, वीपी के सामने में भी जा कर के अपनी बातों को रख सकता है। मतलब कई बार वो हायरार्की को तोड़ करके आगे भी निकल जाए और जाके अपनी बातों को रखे। यह दिखाता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन में फ्री कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश्ड है। फ्री कम्युनिकेशन का होना ज़रूरी है, जो दिखाता है कि वह इंडिपेंडेंस को एंजॉय कर पा रहे उस ऑर्गेनाइजेशन में। अगला है इम्प्रेस द एम्प्लॉय दैट यूनियन एक्टिविटीज़ एंड स्पॉइल्ड इंडस्ट्रियल रिलेशंस में नॉट हेल्प देम टू गेन एनीथिंग।
रिलेशन ख़राब हो जाएगा तो कुछ भी काम नहीं आने वाला है। उन्हें कन्विंस करना है कि जो हमारे ट्रेड यूनियंस हैं और इंटरनल वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप्स है, यहाँ आपको बर्बाद कर रहे हैं। अब इसके लिए हमें अपने एम्प्लॉयज़ को तैयार करना पड़ेगा। जिस भी प्रकार से ट्रेनिंग से, HR पॉलिसीज़ में कुछ प्रकार के चेंजेस को ला करके, किसी भी प्रकार से हमें उन्हें यह कम्युनिकेट करना है। आखिरी है जॉइंट कंसल्टेशन कमिटीज़ वगैरह हम बैठा करके, और ऐसे अन्य पॉइंट हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमने समझा इंडस्ट्रियल रिलेशन कैसे काम करेगा। चलिए इसी के साथ में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हमारा लेसन 8 कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक करें, शेयर करें अपने सारे मित्रों के साथ में, ताकि उन्हें भी पता लग सके कि कुछ ऐसे सीरीज़ हैं जो उनकी मदद करने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद। हर हर महादेव।